ऑल राइट, तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के बारे में, जिनको सिंपली जो है एंटासिड कैटेगरी भी बोला जाता है। और ये जो ड्रग कैटेगरी है हमारी, ये हमारे कौन कौन से जो डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि इनकी इंडिकेशंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहली जो इंडिकेशन है वो है गैस्ट्राइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक लाइनिंग, जो इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी लाइनिंग की इन्फ्लामेशन हो जाए। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा GERD, गर्ड, यानी कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जब हमारा जो गैस्ट्रिक एसिड है वो कार्डियक स्पिंटर, ये वाला जो स्पिंटर है इसको क्रॉस करता हुआ ईसोफेगस में चला जाए, ईसोफेगस में शिफ्ट कर जाए, दैट इज कॉल्ड गर्ड। ठीक है जी। और यहां पे हमारी जो थर्ड वो है इंडिकेशन, दैट इज ज़ोलिंगर, प्लीज नोट दिस वर्ड, ज़ोलिंगर एलिसन डिजीज, ज़ोलिंगर एलिसन डिजीज या फिर सिंड्रोम जो है यहां पे किया जाता है। इसके साथ ट्रीट, ये फर्स्ट चॉइस है PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में ट्यूमर या फिर लीजन्स इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस पेनक्रियाज, ये जो है हमारा सिंड्रोम दो एरियाज को कवर कर रहा है। ठीक है, ट्यूमर या फिर लीजन्स ऑफ दी स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर पेनक्रियाज। इसके अलावा हमारा जो ये ड्रग्स हैं PPI, ये स्टमक अल्सर्स, पेप्टिक अल्सर्स के कंडीशन में भी डॉक्टर्स के द्वारा रिकमेंड जो है यहाँ पे किए जाते हैं। क्लियर है जी बात इंडिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पे इससे पहले कि हम इस हमारी डिस्कशन को आगे लेके जाएं, तो यहाँ पे आपको पहले एक बड़ी सिंपल सी जो इक्वेशन है बॉडी के अंदर वो समझनी पड़ेगी, जो हम इसमें फिट करने वाले हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के मैक्सिमम सेल्स का क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। इसके साथ बॉडी के सेल्स का क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है वाटर, और ये क्या बनाता है, ये बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, जो कि बाद में स्प्लिट हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन आयंस में एंड बाइकार्बोनेट आयंस में। ठीक है जी, बाइकार्बोनेट आयंस में जो है वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो है हमारी रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों डायरेक्शंस में ये शिफ्ट कर सकती है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर मिला तो बना हमारा कार्बोनिक एसिड, और किसमें टूट गया, ये प्रोटॉन्स में और बाइकार्बोनेट्स में। क्लियर है जी बात। तो अभी आपके सामने ये जो हमारी इक्वेशन आपने नोट कर ली है, नहीं की है तो वीडियो को रिवर्स करते हुए आप यहाँ पे इसको जो है नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपके सामने स्टमक की डायग्राम है ये वाली। ठीक है जी, ये हमारा लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर। तो स्टमक की जो लाइनिंग है, स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके अंदर हमारे कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं, ये रेड कलर वाले जो सेल्स हैं इनका नाम है चीफ सेल्स, चीफ सेल्स। ठीक है जी, चीफ मिनिस्टर से याद रखना है, चीफ सेल्स रेड कलर वाले। और ये जो मैंने बड़ा सारा एक सेल बनाया है, ये है आपका पाराइटल सेल। कौन सा सेल है ये है आपका, आपके स्टमक का पाराइटल सेल। ऑल राइट। और हमें ये भी पता है कि अरोटा की ब्रांचेस यहाँ से हमारे स्टमक में से, यहाँ से आर्च ऑफ अरोटा जो है ऐसे मूव कर रही है, आर्क ऑफ अरोटा जो यहाँ से ऐसे निकल रही है फ्रॉम दी बैक साइड ऑफ दी स्टमक से, और इसको कौन सी आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही हैं, यहाँ पे हमारी गैस्ट्रिक आर्टरीज, गैस्ट्रिक आर्टरीज जो है ब्लड सप्लाई कर रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे स्टमक में बहुत रिच ब्लड सप्लाई है। क्लियर है जी। और इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे स्टमक का, वो कौन लेके जा रहा है, वो लेके जा रही है हमारी पोर्टल वेन की ब्रांचेस। क्लियर है जी सभी को, ओके। तो यहां पे ये है आपका पाराइटल सेल, और पाराइटल सेल के पास गैस्ट्रिक आर्टरी की एक ब्रांच जो है, गैस्ट्रिक आर्टरी की एक ब्रांच जो है वो यहां पे आ चुकी है।
ऑलराइट, ठीक है जी, इस ब्रांच में प्रेजेंट है। अब मैं अपना क्या बोलते हैं मैकेनिज्म को स्टार्ट करने लगा हूं, प्लीज फोकस ऑन दी बोर्ड, ठीक है। तो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में शिफ्ट कर गई, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पाइटल सेल में जो है शिफ्ट कर गई, और किसके साथ जुड़ी जाके, ये वाटर के साथ। और क्या बनाया इसने, इसने बनाया हमारा दैट इज, यस प्लीज, क्या बनाया, कार्बोनिक एसिड, यानी कि H2CO3, H2CO3 जो है वो यहां पे बनाया, ठीक है। तो हमारा ये जो पाइटल सेल है, इसकी जो स्टमक के ल्यूमन की तरफ, स्टमक का खाली हिस्सा ये जो है ल्यूमन, इसकी तरफ जो मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर यहाँ पे एक पंप प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएज, हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएज नाम का जो ये एंजाइम है, ये क्या कर रहा है, जैसे ही आपका यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बना H2CO3, ये टूट गया हमारा किसमें, हाइड्रोजन आयंस में, हाइड्रोजन आयंस में और बाइकार्बोनेट्स में HCO3-। तो ये बाइकार्बोनेट्स आपके कहाँ शिफ्ट कर गए, ये आपके ब्लड में शिफ्ट कर गए। तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे आ चुका है, और जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन इसके थ्रू ऐसे शिफ्ट होगा ल्यूमन के अंदर, प्रोटॉन जो हैं यहाँ पे शिफ्ट होंगे, हो चुके हैं यहाँ पे, क्लियर है जी। उसी टाइम यहाँ पे हमारा जो पोटाशियम है वो सेल में एंटर करेगा, पोटाशियम जो है वो सेल में एंटर करेगा। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इसको थोड़ा सा बाहर बना देता हूँ। यहाँ पे प्रेजेंट है आपका, यस प्लीज, हमारा प्रोटॉन पंप, हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएज, ठीक है। सेल में जैसे ही हाइड्रोजन आयंस बनने शुरू हुए, ये हाइड्रोजन आयंस किस में चले जाते हैं, स्टमक के ल्यूमन में। उसी समय यहाँ पे जो हमारा पोटाशियम है वो पाइटल सेल के अंदर आ चुका है, पोटाशियम जो है वो यहाँ पे उसके अंदर आ चुका है। अब हमारे ब्लड से डायरेक्टली यहाँ से जो क्लोरीन है वो यहाँ से होती हुई सीधा इस सेल से होती हुई कहाँ चली जाती है, हमारे स्टमक के ल्यूमन में, ठीक है जी। यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट था, ब्लड में क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन, तो क्लोरीन यहाँ से सीधा ऐसे चली गई, यहाँ क्लोरीन आ चुकी है, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो आ चुके हैं, प्रोटॉन्स जो हैं वो आ चुके हैं, ठीक है। तो इन हमारे यहाँ पे ये जो हमारा ल्यूमन है, ये खाली एरिया है, इसमें हाइड्रोजन आयंस प्लस Cl मिलके, क्लोरीन मिलके क्या बनाते हैं, HCl। अगर ये हमारे रेड डॉट वाले जो प्रोटॉन पंप्स हैं, किसी मेडिसिन के साथ इनको ब्लॉक कर दिया जाए, तो क्या यहां से हमारा ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं ऊपर मूव कर पाएंगे, यहां से मूव कर पाएंगे, ल्यूमन में नहीं कर पाएंगे। तो क्या यहां पे HCl बन पाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, नहीं बनेगा, कम बनेगा, तो यहां से वापस जा पाएगा, कम जाएगा या फिर नहीं जाएगा, ठीक है जी। यानी कि GERD हमारा जो GERD का पेशेंट है उसको काफी रिलीफ जो है यहां पे मिलेगा। क्लियर है जी मैकेनिज्म यहाँ पे सभी को। तो हमने देखा कि हमारा ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, प्रोटॉन पंप इसको बोला जाता है, इस रेड डॉट को प्रोटॉन पंप, इसको हमने क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। ये एक एंजाइम है, पंप है, जो कि एक्टिवली ATP मॉलिक्यूल्स को यूज करता हुआ, एनर्जी को यूज करता हुआ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को स्टमक के अंदर, पोटाशियम को वापस खींच रहा है, और यहां से फ्री फ्लो हो रही है क्लोरीन, जिससे बन रहा है HCl। इनहिबिट कर दो, HCl कम बनेगा, बात खत्म, ठीक है जी। तो अब हमने देखा यहां पे ये सारा प्रोसेस जो है वो चल रहा है। उसी टाइम यहां पे आपने एक बात और भी ध्यान में रखनी है, मैं यहां पे कलर चेंज कर देता हूं। उसी टाइम हमारा यहां पे, ये तो सभी को क्लियर है कि HCl कैसे बना, ओके। तो उसी टाइम हमारे जो चीफ सेल्स हैं ये बनाते हैं, चीफ सेल्स क्या बना रहे हैं, चीफ सेल्स बना रहे हैं पेप्सिन, पेप्सिनोजन या पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन प्लस HCl मिलके बनाते हैं गैस्ट्रिक जूस,
मिलके बनाते हैं गैस्ट्रिक जूस। बात खत्म, क्लियर है जी। पेप्सिन प्लस HCl गैस्ट्रिक जूस बना रहे हैं। तो अब यहां पे आपको जो है काफी कुछ क्लियर हो चुका है। नॉर्मल जो हमारी पीएच है, यहां पे नॉर्मल जो हमारे गैस्ट्रिक पीएच है वो है 1.5 से लेके दैट इज 3.5। और ये कब इंक्रीज होती है? इन केस ऑफ गैस्ट्राइटिस, इन केस ऑफ एसिडिटी, इन केस ऑफ वी कैन से गर्ड जो है ये इंक्रीज हो सकती है। तो यहां पे हम कौन से ड्रग्स यूज कर रहे हैं, प्लीज उनका नेम जो है यहां पे नोट कर लीजिए। सबसे पहला जो ड्रग है हमारा वो है रेनिटिडिन। रेनिटिडिन इसको बोला जाता है उसमें कॉमनली हॉस्पिटल सेटिंग में रेनिटिडिन। सेकंड है हमारा दैट इज पेंटाप्रोजोल या फिर पेंटोप्रोजोल। पेंटो यहां पे पहले पेंटो की स्पेलिंग लिख लिया आपने, पेंटोप्रेजोल, फिर आपने लिख लिया प्रेजोल। ठीक है जी, पेंटोप्रेजोल। थर्ड नंबर पे है आपका ओमपेराजोल या फिर ओमपेराजोल। जोल यहां पे बड़ा जोल हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, तो आपने देखा प्रोटॉन पंप को हमने रोका, रेंटिडिन देके, ओमपेराजोल देके, पेंटाप्रेजोल देके। यहां पे मेडिसिन हमने ड्रग्स के नेम लिखे हैं आपके PPI, प्रोटॉन पंप्स इनहिबिटर। तो ये ड्रग्स जी अभी हम देखेंगे हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी। बट आपने उससे पहले ये भी माइंड में रखना है कि ये जो हमारे ड्रग्स हैं पेशेंट ने जब लेने हैं तो पेशेंट ने इनको च्यू नहीं करना, चबाना नहीं है, च्यू नहीं करना, और इनको ब्रेक नहीं करना, कैप्सूल्स को ब्रेक नहीं करना, च्यू जो है नहीं करना। डू नॉट ओपन दी कैप्सूल। ठीक है जी, क्लियर है। और इसको ज्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो ओरली, प्लीज नोट इट डाउन, ओरली प्लस इन द मॉर्निंग बिफोर मील्स जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। इन द मॉर्निंग ओरली जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। और यहां पे जो हमारे पेशेंट का बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि मैम ये कब तक वो असर करना शुरू करेंगे, मैम ये एसिडिटी कब तक कंप्लीट हो जाएगी। ये इनो ऑन एसिडिटी गोन नहीं है भी 3 सेकंड में असर दिखाए। यहां पे आपने पेशेंट को बताना है कि इसका जो इफेक्ट है वो 3 to 4 डेज में इफेक्ट जो है ये मेडिसिन करना शुरू करती है। और इसका कंप्लीट जो कोर्स है वो 1 से 2 हफ्ते तक जो है मैक्सिमम जा सकता है। तो गैस्ट्राइटिस, गर्ड, हमारा पेप्टिक अल्सर, जॉलिंगर, एलिसन डिजीज, लीजन्स के दौरान ये बहुत यूज किया जाता है। और हमने यहाँ पे पेशेंट को ये भी बताना है कि भाई साहब अगर कोई GI ब्लीडिंग हो रही है, अगर कोई GI ब्लीडिंग हो रही है तो वो कहाँ आएगी ब्लीडिंग सारी, वो GI ब्लीडिंग कहाँ आएगी, यहाँ ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई, वो आएगी स्टूल में। तो कॉफ़ी ब्राउन, ठीक है, देखो क्या चीज़ आ गई यहाँ पे, क्या टाइम आ गया। कॉफ़ी ब्राउन जो स्टूल है वो पेशेंट रिपोर्ट कर सकता है। ठीक है, ब्लड इन स्टूल, मेलिना जो है वो यहाँ पे बता सकता है आके हिस्ट्री में। तो पेशेंट को हमने बताना है कि आपने च्यू नहीं करना और कोई भी ब्लीडिंग होती है उसको रिपोर्ट करना है। ठीक है, और ये ड्रग जो है हमारी वारफरिन के साथ, प्लीज नोट दिस डाउन, वारफरिन ड्रग इंटरेक्शन की बात करें, वारफरिन और एनसेड्स, ब्रूफन वगैरह के साथ जो है ये इंटरेक्ट कर सकती हैं। GI डिस्कम्फर्ट पेशेंट को हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा शॉर्ट डिस्कशन ऑन दी PPI। ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जिसमें मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बताया आपको। छोटी छोटी जो मेन इसकी बातें ध्यान में रखने वाली हैं वो हमने डिस्कस की, मेडिसिन के नेम डिस्कस किए। अब हम बात करेंगे हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप जैसे कि आप देख सकते हैं, हम बात करें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, तो यहाँ पे हमने पेशेंट को कोई भी जो हमारी GI कॉम्प्लिकेशंस हैं, नोजिया, वॉमिटिंग है, डायरिया है और अब्डोमिनल क्रैम्पिंग पेन जो है उसको हो रहा है, उसके बारे में एजुकेट करना है कि हमें जो है डॉक्टर को आपने आके बताना है। और सेकंड पॉइंट की बात करें तो मॉनिटर दी इनटेक आउटपुट, यहाँ पे हमने मॉनिटर करनी है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन रिपोर्ट जो है पेशेंट की हमने मॉनिटर करनी है। लिवर फंक्शन टेस्ट,
जो है पीरियोडिक टाइम पे हमने करवाते रहना है। और पेशेंट को हमने कोई भी जो ड्राइविंग एक्टिविटी है, हैवी व्हीकल है, हैवी वेट लिफ्टिंग है, वो उठाने से मना करना है। और पेशेंट को बताना है कि कोई भी मेडिसिन ओवर द काउंटर वो अपने आप नहीं लेगा, और कोई भी उसको जो है स्टूल कलर चेंजेस जो है फील होती हैं उसने आके बतानी है। ठीक है जी। और यहाँ पे हम बात करें उसके अदर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, तो यहाँ पे असेस फॉर एनी सीरियस स्किन डिसऑर्डर, सीरियस कोई स्किन डिसऑर्डर है उसके बारे में भी हमने जो है असेस करते रहना है पेशेंट को, और बताते रहना है कि आपने कोई भी चेंजेस जो हैं वो बतानी है। ठीक है जी। और मॉनिटर फॉर दी विटामिन B12 डेफिशिएंसी, अगर ये मेडिसिन लॉन्ग टर्म तक यूज़ हो रही है तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है पेशेंट को हमने बतानी है। साथ में हमने ब्लड ग्लूकोज लेवल भी जो है पेशेंट का वो मॉनिटर करते रहना है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है जी। और यहाँ पे हम जो है पेशेंट का अदर जो है हेल्थ एजुकेशन बताएंगे उसको कि कोई भी अपना जो है हैवी एक्टिविटी वगैरह आपने नहीं करनी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। आई होप कि ये लेक्चर आपको काफ़ी हेल्पफुल जो है साबित हुआ होगा। बड़ा शॉर्ट डिस्कशन थी, बड़ी हमने ब्रीफली इसको डिस्कस किया मेडिसिन्स को, और आपने साथ साथ मेडिसिन्स की जो इमेजेस हैं वो भी देखी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल एज मच एज यू कैन, बिकॉज वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू मेक more and more knowledgeable up to date videos for all the medical nursing pharmacology students. Thank you for watching this video.